मिसेस माथुर सुबह की चाय के लिए गैस के चूल्हे पर पानी चढ़ा रही थी कि कॉल बेल बजी। उन्होंने गैस बंद करके दरवाज़ा खोला और देखा तो कूड़े वाला जमादार मनीराम था। कूड़ा लेने के लिए वह कभी कॉल नहीं बजाता था, क्योंकि कूड़ादान तो आंगन की क्यारी में ही फाइकस के पेड़ के पास ही रखा रहता है। अतः उन्होंने जिज्ञासा से पूछा, क्या बात है मनीराम? मनीराम ने बताया कि मैडम, सामने वाले घर की मैडम ने 8 दिन से गेट नहीं खोला है, अखबार भी नहीं उठाए हैं, गेट के पास ही पड़े हैं। वैसे तो कहीं जाती नहीं, पता नहीं क्या बात है। 8 दिन हो गए और तुमने ये बात किसी को नहीं बताई? मिसेस माथुर ने पूछा। उनके साथ वाले घर की मैडम सांगवान के बेटे को कहा, पूछो उनसे। उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। चलो तुम जाओ, मैं कुछ करती हूँ, कहकर मिसेज माथुर ने दरवाज़ा बंद कर दिया और सोचने लगी कि आखिर क्या हुआ सुजाता जी के साथ। कई दिनों से वे दिखाई भी नहीं दी। 2-3 दिन पहले आंधी और तेज़ बारिश आई थी, जिसमें उनके गेट से लगी बोगनवेलिया की फैली हुई बड़ी बड़ी टहनियों में से एक टहनी गेट के बीचों बीच तक झूल गई थी। पार्क में जाते समय उन्होंने नोटिस किया था और सोचा था कि इतनी बड़ी टहनी गेट के बीचों बीच गिरी पड़ी है तो गेट खुलता भी कैसे होगा। परंतु फिर इस विचार को झटक दिया था। सुजाता की विचित्र जीवन शैली को देखते हुए मिसेज माथुर की तरह 500 गज का प्लॉट है उसका, जिसमें एक साइड पर छोटे छोटे 3 कमरे हैं और किचन और बाथरूम, कुल मिलाकर एक छोटा सा घर बना हुआ है। बाकी जगह में अमरूद, आम, जामुन और नीम व पिलखन जैसे बड़े बड़े पेड़ खड़े हैं। बाउंड्री वॉल के साथ बोगनवेलिया, चाइना रोज़ और लॉजिस्टोनिया जैसे फूल वाले पौधे हैं, जो आधे आधे चारदीवारी के बाहर सड़क की ओर लटकते हुए बड़ी बेतरतीब बढ़वार का सबूत देते हैं, क्योंकि किसी माली के सुगढ़ हाथों का स्पर्श उसे नहीं मिला। बस कूड़ा ले जाने वाला जमादार बिखरे पत्तों और स्वभावतः टूटी डालियों को इकट्ठा कर कभी कभी आग के हवाले कर देता है। अगर कोई उनके घर आम के पत्ते या नीम की डाल मांगने आ जाए तो साफ मना कर देती हैं, ये कहकर कि ना तो मैं अपने पौधों को किसी को हाथ लगाने देती हूँ और ना मैं खुद ही हाथ लगाती हूँ। जो पत्ते गिर जाते हैं वे गिर जाते हैं। घर के काम काज के लिए उन्होंने बाई तक नहीं लगा रखी थी। मिसेस माथुर ने कॉलोनी सोसाइटी के प्रेसिडेंट अरोड़ा साहब को फ़ोन किया। वे तत्काल चले आए और बोले, आपके फ़ोन में उनका नंबर है तो फ़ोन करके देखो ना। मिसेस माथुर ने बताया कि वे कई बार कर चुकी हैं, लेकिन स्विच ऑफ आ रहा है। फिर उन दोनों ने उनके गेट के पास जाकर देखा तो अंदर से बंद था दरवाज़ा। साथ की दीवार ऊंची थी, उस पर लोहे की रेलिंग लगी हुई थी। एक साइड वाले घर, जो सांगवान साहब का था, उसके बीच में कॉमन वाली दीवार थोड़ी छोटी थी, उससे कूदकर अंदर जाया जा सकता था। वहाँ से बार बार आवाज़ लगाने पर भी कोई उत्तर नहीं मिला, तो पुलिस को बुलाना ही उचित समझा। 10 मिनट में करीब के थाने से पुलिस की गाड़ी आ गई, जिसमें एसएचओ के साथ 2 कांस्टेबल भी थे। यह देखकर आसपास के घरों से भी कुछ लोग आ गए। पूछे जाने पर एसएचओ को मिसेज माथुर ने जानकारी देते हुए बताया, माता पिता दोनों की मृत्यु के बाद लगभग 15 वर्ष से सुजाता सचदेवा इस मकान में अकेली रह रही हैं। अनमैरिड हैं और आस पड़ोस में भी किसी से भी उनके घर में आना जाना नहीं है। वह राह चलते ही लोगों से हाय हेलो हो जाती है या रेहड़ी सब्जी वाले से सब्जी लेते हुए। बचपन से ही पोलियोग्रस्त होने के कारण छड़ी के सहारे धीरे चल पाती हैं। उनका कोई रिश्तेदार? पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि उनकी एक बहन है जो मैरिड है, उसके 2 बच्चे हैं, उसके हस्बैंड एडमिनिस्ट्रेशन में किसी अच्छी पोस्ट पर हैं। वे लोग दिल्ली में रहते हैं। कभी कभार उनकी गाड़ी यहाँ दिखाई देती है और इसी शहर में उनके मामा मामी भी रहते हैं। मॉडल टाउन में उनका घर है, लेकिन वे कभी यहाँ आते जाते नहीं। बस एक बार इनके पिता की और फिर कई वर्ष बाद माँ की डेथ पर ही मामा मामी यहाँ आए थे। मिसेस माथुर ने उनका एड्रेस बता दिया था। एसएचओ और अरोड़ा साहब उनके घर गए थे। घर पास ही था। 10 मिनट में ही लौट आए और बताया कि उन्होंने यह कहकर आने से मना कर दिया कि मेरा बेटा यहाँ नहीं रहता। मैं 80 साल का बूढ़ा हूँ और वैसे भी हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। फिर एसएचओ ने लेडी पुलिस की आवश्यकता बताते हुए थाने में फ़ोन किया, क्योंकि उसूलन अकेली रहने वाली महिला के घर में पुरुष पुलिस वाले नहीं जा सकते। इस बीच मिसेस माथुर ने इकट्ठे हुए सभी लोगों के लिए चाय बनवाई। कुछ देर में एसआई पूनम वहाँ पहुँच गई और एसएचओ सुरेश,
एसआई पूनम के साथ पड़ोसी सांगवान साहब की छोटी दीवार से कूचकर सुजाता के घर में गए। चारों तरफ घूमकर आवाज़ लगाई लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। फिर उन्होंने देखा बाथरूम से पानी बह रहा था। उस दरवाजे को बहुत देर तक थपथपाने के बाद दरवाज़ा सुजाता ने ही खोला और पुलिस को देखते ही बरस पड़ी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? निकलो यहाँ से। एसआई पूनम ने बताया कि तुम्हारे मोहल्ले वालों ने फ़ोन किया था। तुमने 8 दिन से दरवाज़ा नहीं खोला है, अखबार नहीं उठाए हैं, जमादार को कूड़ा लेने भी अंदर नहीं आने दिया। उनके बुलाने पर ही हम यहाँ आए हैं। वे कौन होते हैं मुझे लेकर पुलिस को बुलाने वाले? मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, फ़ौरन यहाँ से चले जाओ, चीखते हुए उसने कहा और दरवाज़ा बंद कर लिया। यह बात एसएचओ ने वहाँ इकट्ठे हुए लोगों को बताई और ये कहते हुए गाड़ी में बैठ गए, अरे भाई उसकी बहन को फ़ोन कर लेते, बेकार में हमारा टाइम ख़राब किया। ऐसी बातें तो पड़ोसियों को खुद ही सुलझा लेनी चाहिए। मिसेस माथुर हैरान थी पुलिस का यह रवैया देखकर। शायद उनके लिए तो यह कोई मारपिटाई ना हो, कोई घायल ना हो जाए या मर ना जाए, तब तक कोई घटना ही नहीं होती। यह घटना के 3-4 दिन बाद सुबह की सैर से लौटते हुए मिसेस माथुर ने देखा कि सुजाता गेट पर लटकी हुई बेल को कटर से काटकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट रही थी। देखकर लगा कि अब वह अपनी सामान्य ज़िंदगी में लौट जाएगी। पर उस दिन की घटना को जहन में रखते हुए उससे कुछ बात करना उचित नहीं लगा। वे चुपचाप अपना गेट खोलकर अंदर आ गई। वे भी 2 वर्ष हुए अपने पति के निधन के बाद अकेली हो गई हैं, क्योंकि दोनों बच्चे बाहर रहते हैं। माथुर साहब और वे दोनों ही टीचिंग लाइन में थे। रिटायर होने के बाद उनका एक अच्छा सोशल सर्कल है, लोगों में आना जाना बना रहता है, इसलिए अपना घर और शहर छोड़कर बच्चों के पास चले जाना उन्हें संभव नहीं लगता। हाँ, सुविधा के लिए घर की ऊपरी मंजिल में एक कमरा, रसोई, बाथरूम मजदूर वर्ग के बिहारी पति पत्नी को दिया हुआ है। उनके 2 छोटे बच्चे हैं। पति मिस्त्री का काम करता है, पत्नी कहीं बाहर काम नहीं करती। मिसेस माथुर के घर की साफ सफाई और खाना बना देती है, अतः उन्हें अकेलापन भी नहीं खलता। जब 4-6 दिन के लिए बच्चों के पास जाती हैं तो घर की चिंता भी नहीं रहती। फिर एक दिन मिसेस माथुर ने जमादार से पूछा, क्या तुम अब उनका कूड़ा लेने जाते हो? लेकिन उसने बताया कि उन्होंने मुझे हटा दिया है। सुजाता के बारे में सोचकर उन्हें आश्चर्य होता था कि पोलियोग्रस्त होने के कारण ठीक से चलने फिरने में अशक्त होने पर भी अब तो उम्र की 60 के आसपास हो गई होंगी। घर की सफाई, बर्तन, कपड़े आदि के लिए एक बाई तक नहीं रखती। उन्होंने हिस्ट्री में एमए किया है, ज़्यादातर अंग्रेज़ी बोलती हैं। इतना पढ़ लिख कर भी सर्विस नहीं की। उन्हें तो दिव्यांग कोटे से बहुत जल्दी सर्विस मिल जाती। हाई स्कूल में वे इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ी, तब से बैसाखियों से ही चलती हैं। बहुत इलाज कराने के बाद छड़ी से चलने लगी थी। हाई स्कूल के बाद उन्होंने प्राइवेट परीक्षाएं देकर ही एमए तक की शिक्षा ली। प्रारंभ में वे लोग काफ़ी समय तक शिमला में रहे। उसके पापा बैंक में मैनेजर थे। अनमैरिड और डिपेंडेंट होने के कारण सुजाता को पापा की पेंशन मिल रही थी। अपने जीते जी यह मकान उन्होंने सुजाता के नाम कर दिया था। यह सब जानकारी मिसेज माथुर को कभी कभार रेहड़ी वाले से सब्जी लेते समय सुजाता से मिली थी। कई बार उन्होंने सुजाता को अपने घर आने के लिए कहा था, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि आमने सामने ही तो है हमारे घर, कभी भी आ जाऊंगी। लेकिन वे कभी आई नहीं। लगभग 1 महीने तक सुजाता दिखाई नहीं दी, न सब्जी लेते हुए न घर से बाहर निकलते हुए। फिर एक दिन घर के सामने हलचल दिखाई दी। गेट खुला था, जिसके बीचों बीच लाल रंग की गाड़ी खड़ी थी, जो उसकी बहन संगीता के आने की सूचना दे रही थी। मिसेज माथुर अपनी बाउंड्री वॉल के पास ही खड़ी थी। सुजाता के घर से निकलकर एक लड़की, जो उनकी भांजी पूजा थी, उनके पास आई और बोली, आंटी, मैंने और मम्मी ने दरवाज़ा बहुत खटखटाया, पर मासी दरवाज़ा ही नहीं खोल रही हैं। तो फिर दरवाज़ा तोड़ दो, आखिर देखना तो पड़ेगा कि क्या बात है। यूँ तो वे खिड़की से बोल रही हैं और चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि चले जाओ यहाँ से, क्यों आए हो, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। यह बताते हुए लड़की के चेहरे पे कोई घबराहट या पीड़ा की लकीर नहीं थी। असहज होकर मिसेस माथुर बोली, बुरा मत मानना पूजा, पिछले 2 सालों से तुम यहाँ एक बार भी नहीं आए। चारों ओर कोरोना फैला हुआ था, तुम लोगों को इनकी ज़रा भी चिंता नहीं थी। आंटी, हमारे घर में सबको कोविड हुआ था, हम तो खुद ही इतने परेशान थे, फ़ोन पर इनसे बात होती रहती थी, और हम क्या करते।
मुझे नहीं लगता कि उनकी मेंटल सिचुएशन ठीक है। तुम दरवाज़ा तोड़वाओ और उन्हें यहाँ से ले जाओ। यह सब कहकर उन्होंने पुलिस की आने वाली घटना भी विस्तार से बता दी। लेकिन उस लड़की को जैसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा और बोली, हाँ आंटी, ये सब मालूम है, लेकिन आप चिंता मत करो, वे हमसे नाराज़ हैं। केवल इसलिए दरवाज़ा नहीं खोल रही। हमने बरामदे की लाइट ऑन कर दी है, कुछ दालें वगैरह खाने का सामान रख दिया है। कमरे से बाहर निकलेंगी तो उठा लेंगी। बिल्कुल नहीं उठाएंगी। हम में से एक घर को छोड़कर ही तो बगल वाले घर में पुराना स्टोर वाला राकेश रहता है। उसी से तो वे सारा सामान मंगवाती हैं। मैं भी उसी से मंगवाती हूँ। मेरी उससे बात हुई थी। उसने बताया कि पिछले 3 महीने से सुजाता दीदी ने कुछ नहीं मंगवाया है। और तुम कहती हो कि वे ठीक हैं। महीनों से मैंने उन्हें रेहड़ी वाले और सब्जी वाले से कुछ खरीदते नहीं देखा है। कूड़ा ले जाने वाला जमादार भी हटा दिया है। पूजा वे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ज़ोर देकर मिसेस माथुर ने कहा था, लेकिन उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। बोली, नो नो, शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी। कहीं और से मंगवा लिया होगा। आप उन्हें हर समय थोड़ी देखती रहती हैं। और कूड़े के लिए उन्होंने एक कोने में गड्ढा खोद रखा है, उसी में डालती रहती होंगी। यह कहकर वे चली गई। 2 मिनट बाद ही माँ बेटी गाड़ी में बैठ गई और ड्राइवर गाड़ी ले गया। 1 महीना बीत गया। उस घर में कोई हलचल नहीं हुई। फिर एक दिन मिसेस सांगवान ने मिसेस माथुर को बताया कि सुजाता के घर से बहुत बदबू आ रही है। उन्होंने पास में जाकर देखा तो सच में ही सांगवान के घर तक बहुत तेज़ बदबू आ रही थी। दोनों ने ही फ़ोन पर पूजा और उसकी माँ को यह बात बताई और जल्दी आने को कहा तो उत्तर मिला, कोई पक्षी मर गया होगा। 4 दिन बाद दीपावली है, उसके बाद ही आ पाएंगे। सोसाइटी के प्रेसिडेंट से भी कहना व्यर्थ था। पुलिस के आने की घटना के बाद आसपास के लोगों में सुजाता के संबंध में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी। दीपावली भी चली गई, भैया दूज भी हो गया। उससे अगले दिन सुबह 9 बजे के लगभग वही लाल रंग की गाड़ी सुजाता के घर के सामने आकर रुकी। इस बार पूजा के पापा भी साथ थे। ड्राइवर ने दीवार कूदकर अंदर से गेट खोला। वे सब अंदर गए। मिसेस माथुर ने अपने सामने वाली खिड़की से ये सब देखा। 5 मिनट बाद ही पूजा ने उनके घर की कॉल बेल बजाई। दरवाज़ा खुलते ही उसने कहा, आंटी, घर चारों तरफ से बंद है, स्मेल बहुत आ रही है, आप ही बताओ क्या करें। मिसेस माथुर के लिए यह सब अप्रत्याशित नहीं था और इस समय उसे भला बुरा कहना भी असंगत लगा। फिर कुछ सोचते हुए उन्होंने कहा, पूजा, खुराना स्टोर वाले राकेश को बुला लेते हैं, वह समझदार भी है और हेल्पफुल भी है। यह सारा कहकर सारा हवाला देते हुए उन्होंने राकेश को फ़ोन किया और मिसेस सांगवान को भी। उन्होंने तो फ़ोन पर ही कह दिया, जब तो ये जानबूझकर उसे मरने के लिए छोड़ गए, मैं तो इन्हें मनहूस घर में पाँव भी न रखूं। खैर, राकेश तभी अपनी जान पहचान का एक बढ़ई उसको साथ देकर आ गया। उसने आनन फानन में दरवाज़ा तोड़ दिया। गली हुई डेड बॉडी ज़मीन पर पड़ी थी। शायद चलने की कोशिश में ज़मीन पर गिर गई होंगी और फिर उठ नहीं पाई होंगी। तेज़ बदबू चारों ओर फैल गई। मिसेस माथुर ने दूर जाकर थोड़ी दूर खड़ी हो गई। पूजा के पापा ने प्रश्न किया, अब क्या किया जाए। राकेश ही बोला, मेरी मानो तो ना डॉक्टर बुलाओ ना पुलिस, आपको धीरे से डेड बॉडी भी नहीं मिलेगी। पोस्टमार्टम में बहुत टाइम लगता है। पुलिस आपसे सैकड़ों सवाल करेगी। आप जल्दी से जल्दी दाह संस्कार कर दो। इतना आप यकीन रखो, इस कॉलोनी में आपकी कोई शिकायत करने वाला नहीं है। उनके पास सहमत होने के सिवाय चारा भी क्या था। राकेश ने शमशान के ट्रस्टी को फ़ोन करके गाड़ी मंगवा ली और बढ़ई की सहायता से डेड बॉडी को उसमें रखवा लिया। लोगों के साथ ही शमशान घाट चला गया। मिसेस माथुर अपने घर चली गई। उन्होंने अपने जीवन काल में किसी व्यक्ति की ऐसी अंतिम यात्रा कभी नहीं देखी थी। बाद में उन्होंने उनके गेट पर बाहर से ताला लगा दिया। राकेश ने उन्हें बताया कि शमशान में जाकर मैंने ही सारा इंतज़ाम किया। दाह संस्कार के बाद वे दिल्ली लौट गए थे, यह कहकर कि चौथे की रस्म तो हम अपने घर में ही कर लेंगे। 15 दिन बाद जब सांगवान मिली तो उन्होंने बताया, हमारी तो बाई का काम ही छूट गया। वह 10 दिन से होश में नहीं है। चीखती चिल्लाती है, कभी अंग्रेज़ी में बोलती है, कभी पंजाबी में, जबकि वह तो बिहारन है। लोग कह रहे हैं कि उसमें सुजाता की आत्मा प्रवेश कर गई है। वह उसके घर वाले बागेश्वर धाम लेकर गए हैं। मिसेस माथुर ऐसी बातों पर कभी विश्वास नहीं करती,
इसलिए उन्होंने सवाल किया, क्यों? उसमें कैसे सुजाता की प्रेतात्मा प्रवेश कर गई? वह तो उसके घर में काम भी नहीं करती थी। अरे जब बहुत बदबू आ रही थी तो दीवार कूदकर उसके घर में गई थी, यह देखने की कोई पक्षी या बंदर वगैरह तो नहीं मर गया। मैंने उसे डांटा था कि क्या ज़रूरत पड़ी थी तुझे वहाँ जाने की। अब पता नहीं वह ठीक होगी भी या नहीं। सुजाता के घर वालों ने ढंग से उसका संस्कार किया न पूजा पाठ कराया। ऐसी आत्माएं न जाने कब तक भटकती रहती हैं। शंका निवारण के लिए मिसेस माथुर ने राकेश से पूछा। उन्होंने बताया, हाँ आंटी, यह बात तो मोहल्ले भर में फैली हुई है, पर मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। मैं तो दाह संस्कार में भी उनके साथ था, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। आंटी, आपको एक बात बताऊं, हम 2 भाई हैं। हम तो इस मकान को ख़रीदना चाहते थे, पर दीदी के जीजा जी ने बताया कि हम तो खुद यह मकान तुम्हें बेच देते, पर क्या करें, उसने तो बाकायदा रजिस्टर्ड वसीयत लिखकर इस मकान को आदर्श नगर में चलने वाले वृद्धाश्रम के नाम कर दिया है। यह सुनकर कुछ क्षणों के लिए मिसेज माथुर स्तब्ध रह गई। फिर थोड़ा रुककर राकेश बोला, पता नहीं आंटी, सुजाता दीदी की आत्मा कब तक और कहाँ विश्राम कर लेगी, और इस मकान का न जाने क्या होगा। वे बहुत देर तक सोचती रहीं, न जाने किन पुलकित और प्रफुल्लित पलों में इनके माता पिता ने अपनी इस बेटी का नाम सुजाता रखा होगा।